भूकंप सबसे विनाशकारी और बड़ी चुनौती के रूप में गिना जाता है। भूकंप जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भूकंप शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है। भू यानी कि धरती और कंप का शाब्दिक अर्थ है कांप जाना। मतलब भूकंप शब्द का अर्थ है धरती का कांप जाना। भूकंप कुदरत के द्वारा पैदा की गई सबसे भीषण आपदाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के द्वारा भूकंप के बारे में किए गए शोध के बाद कई तरह के प्रयास किए गए हैं इसके रोकथाम और इसके पूर्वानुमान को लेकर के, लेकिन अभी तक विज्ञान के तमाम प्रयास लगभग विफल ही हैं, क्योंकि भूकंप कब, कैसे, कहां और किस समय आएगा, इस बात का सही अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन ही है। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश के जरिए भूकंप के बारे में तमाम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप क्या है, इसके पैदा होने के कारण क्या है, ये किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप हमारी इस खास पेशकश के जरिए जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूकंप की परिभाषा और उसके आने के कारणों के बारे में जानकारी के साथ। भूकंप आने के कारण की बात करें तो जब भी कभी पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है या पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों में तेज गति से बहती है, तो धरती की ऊपरी सतह पर हलचल महसूस की जाती है। इंटरनल एनर्जी की तरंगों की ताकत से धरती वाइब्रेशन या कंपन करने लगती है, जिसे भूकंप कहा जाता है। आमतौर पर भूकंप बेहद धीमी रफ्तार और बेहद ही कम समय के लिए आता है, जो कभी महसूस होता है और कभी नहीं भी। लेकिन कभी कभी भूकंप अपनी पूर्ण तीव्रता के साथ पृथ्वी को हिला देता है और भूकंप का यही विकराल रूप भीषण जन और धन की हानि का कारण बन सकता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर सिस्मोग्राफ मीटर द्वारा मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, उसकी भयावहता उतनी ही ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। और अब बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। भूकंप की उत्पत्ति को पृथ्वी की अंदरूनी संरचना समझे बिना नहीं समझा जा सकता। धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की तरह है। पृथ्वी की ऊपरी परत से लेकर के अंदरूनी परत तक कई लहर चढ़ी हुई है। बाहरी सतह कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेट से बनी हुई है, जो क्रमशः कई लाख सालों बाद विस्थापन के जरिए बदलती रहती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह ऊपरी सतह की अपेक्षा में अधिक ठोस है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्रूड कहा जाता है। बाहरी कोर तरल में होता है और वहीं अंदरूनी भाग एक ठोस लोहे जैसे पदार्थ से बना होता है। कई मौकों पर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती है और एक दूसरे से दूर रहती है। जब भी ये दो भाग आपस में टकराते हैं तो घर्षण पैदा होता है और पत्थरों में दरारें पड़ जाती है। जब इससे उत्पन्न एनर्जी सही ढंग से बाहर नहीं निकल पाती तो भूकंप का रूप लेकर के तबाही का कारण बनती है। तो फिर भूकंप के बारे में सही भविष्यवाणी की जा सकती है या नहीं, इस सवाल का जवाब और कुछ वैज्ञानिक तथ्य उदाहरण के साथ हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। भूकंप के बारे में सही भविष्यवाणी न कर पाने के कारण है जापान के तोहोकू के पूर्वी तट पर 9.0 की तीव्रता के साथ आए विनाशकारी भूकंप ने बहुत कुछ तबाह कर दिया था। ये अब तक दर्ज किए गए 5 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था, जो पूरी धरती को अपने अक्ष से 1 इंच तक हिलाने की ताकत रखता था। हजारों लोगों की जान गई और फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र तबाह हो गया। जापानी वैज्ञानिकों के सर्वोत्तम ज्ञान से तैयार नक्शे के अनुसार भविष्यवाणी की गई थी कि देश के दक्षिण में 3 क्षेत्रों में टोकई, ताननकाई और नानकाई में अति तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। और ऐसा ही एक भूकंप 2008 में वेंचुआन चीन में और 2010 और 2011 में क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में आया। अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी ये भूकंप अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में आए। तो ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि भूकंप की भविष्यवाणी अत्यधिक स्पष्ट और अत्यधिक सटीक कभी भी नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर के भविष्य के भूकंप के समय, स्थान और परिणाम को सटीक रूप से नहीं बताया जा सकता। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के सुसान हफ कहते हैं कि 1970 के दशक में भूकंप की भविष्यवाणी की बात पर लोग यकीन करना बंद कर चुके थे।
उन्होंने अपनी किताब प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल में लिखा कि लोग बहुत निराशावादी हो गए और भविष्यवाणी को बहुत ही बुरा मानने लगे थे। टोक्यो विश्वविद्यालय के रॉबर्ट गैलर जैसे कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि भविष्यवाणी बिल्कुल असंभव है। यही कहानी 1997 के एक पेपर में भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता शीर्षक के साथ छपी थी। इस खबर में तर्क दिया गया था कि भूकंप अपने आप में ऐसी जटिल प्राकृतिक आपदा है जिसे लेकर के भविष्यवाणी करना और उसके विश्लेषण में उलझे रहना लगभग मूर्खतापूर्ण है। अपने समय के महान वैज्ञानिक स्टीन इस बारे में कहते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी के बारे में हमारे पास 30 से 40 साल के नकारात्मक परिणाम है, जो हमें ये समझाने के लिए इस विषय पर और ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए ये बताते हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह ने 1980 के दशक में कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड के पास सैन एंड्रियास फॉल्ट के एक छोटे से हिस्से में शोध कार्यक्रम शुरू किया और भविष्यवाणी करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर नियमित रूप से भूकंप आ रहे थे। 1993 में भूवैज्ञानिकों की एक मजबूत टीम ने सैकड़ों सिस्मोमीटर के साथ इस क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। स्टीन ने उस समय को याद करते हुए कहा कि हम 100 से भी ज्यादा वैज्ञानिक थे और पार्क फील्ड में अपने उपकरण लगाए बैठे थे। जब 2004 में आखिरकार भूकंप आया तो उपकरणों ने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया और लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया। कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों का मानना भी है कि भूकंप की भविष्यवाणी करना हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन बाद के झटकों की भविष्यवाणी कुछ हद तक संभव है। भूकंप की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन आफ्टर शॉक की भविष्यवाणी कई मौकों पर सटीक सिद्ध हुई। लेकिन इस बात का खंडन करता हुआ एक उदाहरण, न्यूजीलैंड में सितंबर 2010 में जब 7.1 तीव्रता के भूकंप ने देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर क्राइस्ट चर्च से 40 किलोमीटर दूर जमीन को हिला दिया। इस भूकंप में जाने वालों की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन 6 महीने के बाद एक तीव्रता 6.3 आफ्टर शॉक ने क्राइस्ट चर्च के केंद्र से 6 मील दूर तबाही मचाई और 185 लोगों की जान ले ली। इस भूकंप ने आर्थिक रूप से 20 से 30 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का नुकसान भी किया। इस उदाहरण ने वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया और उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आफ्टर शॉक की भविष्यवाणियां भी गलत हो सकती हैं। तमाम शोध के सारांश के बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप को लेकर के भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ऐसे में भूकंप पर शोध के लिए पैसा खर्च करने से अच्छा है हम भूकंप रोधी इमारतें बनाएं और अन्य उपायों पर पैसे खर्च करें। अब तक शायद आप ये जान चुके होंगे कि भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा बाहर निकलती है। धरती के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे पैदा करती है। इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे भूकंप के केंद्र को हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपर जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप के प्रकार की बात की जाए तो इनमें फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप प्रमुख है। भूकंप आने के मुख्य कारणों में ज्वालामुखी का फटना। जी हाँ, ज्वालामुखी का फटना भूकंप आने का एक मुख्य कारण है। जिन इलाकों में ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण धरती में कंपन उत्पन्न होने के आसार बढ़ जाते हैं और उसका भूकंप आता है। इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट को भूकंप के मुख्य कारणों में गिना जाता है। भूमि का असंतुलन। जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि धरती कई परतों से बनी हुई है। इन्हीं परतों में विभिन्न कारणों से असंतुलन और टकराव के कारण भी भूकंप आता है। जलीय भार। आज विकास के नाम पर विज्ञान की मदद से नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर विशाल जलराशि को रोका जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है। धरती की ऊपरी परत पर इतनी विशाल जलराशि का भाग इस कदर बढ़ जाता है कि वहां की चट्टानें या धरती के प्रति सरकने या आपस में टकराने लगती है, जो संभावित भूकंप का एक मुख्य कारण बन रही है। विशाल मात्रा में जल के संचय से आसपास की चट्टानों पर दबाव बनता है, उसके कारण भूकंप आता है। पृथ्वी का सिकुड़ना। भूगोल में रुचि रखने वाले इस बात को भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी लगातार सिकुड़ती जा रही है। धरती जब से अस्तित्व में है
वो अपने आप को सिकुड़ने की प्रक्रिया से गुजरते हुए परिवर्तित हो रही है। हजारों सालों से हो रही इस प्रक्रिया का परिणाम कई बार भूकंप के रूप में सामने आया है। इसके अलावा वह भूगर्भीय घटनाएं, धरती के अंदर का तापमान और विभिन्न घटनाओं से उठने वाली तरंगे भूकंप के मुख्य कारणों में शामिल की गई है। रिक्टर पैमाने पर 3 या उससे कम परिणाम की तीव्रता का भूकंप विनाशकारी नहीं होता है, लेकिन साथ ही रिक्टर की तीव्रता का भूकंप बहुत ही विनाशक हो सकता है। भूकंप के झटकों की तीव्रता को मर्केली पैमाने से नापा जाता है। भूकंप के केंद्र बिंदु को हाइपोसेंटर कहा जाता है। धरती के अंदर 10 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को टेक्टोनिक भूकंप कहा जाता है। वहीं 70 किलोमीटर से कम की गहराई पर उत्पन्न भूकंप छिछले केंद्र के भूकंप कहलाते हैं। इसी प्रकार गहराई के अनुसार 70 से 300 किलोमीटर के बीच की गहराई वाले भूकंप मध्य केंद्रीय या अंतर मध्य केंद्रीय भूकंप कहलाते हैं। भूकंप के अध्ययन से जुड़े कुछ शब्दों को जान लेना भूकंप के बारे में जानकारी बढ़ाने के पहले बेहद आवश्यक है, जैसे कि भूकंप समूह। किसी एक स्थान पर या अलग अलग स्थान पर एक ही समय और एक ही जैसे भूकंप के झटके एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। इस तरह के भूकंप को भूकंप समूह कहा जाता है। भूकंप झुंड। कई बार ऐसा देखा गया है कि भूकंप को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया गया, बल्कि एक के बाद एक इसके कई सारे झटके एक ही स्थान पर आए। तो इन झटकों में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि मुख्य रूप से सबसे ताकतवर झटका कौन सा था। भूकंप के लगातार झटकों को भूकंप झुंड कहा जाता है। भूकंप तूफान। लगातार भूकंप श्रृंखला को भूकंप तूफान कहा जाता है। ये भूकंप झुंड और भूकंप समूह से मिलकर बनी होती है। अब आगे बात करते हैं भूकंप के प्रभाव के बारे में। भूकंप से होने वाली हानियां। मानव जीवन पर भूकंप के क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि भूकंप का नाम लेते ही हमारे जहन में डर, भय और तबाही के मंजर घूमने लगते हैं। जान माल की भारी हानि, चारों ओर इमारतों का मलबा, सुनामी और मौत का तांडव भूकंप के बाद की कहानी है। तो ऐसे में मानव जीवन पर भूकंप का दुष्प्रभाव हम कई बार देख और सुन चुके हैं। भूकंप के दुष्प्रभाव की अगर बात की जाए तो जन धन की हानि होती है। भूकंप के कारण भूमंडलीय रचनाएं बदल जाती है। जहां पहले गड्ढे नहीं थे वहां गड्ढे पड़ जाते हैं, और जहां पहले गड्ढे थे शायद वहां पहाड़ नुमा आकृतियां उभर जाती है। भूकंप के कारण नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और उनका प्रवाह रुक जाता है। नतीजा होता है नदी का जल आसपास के इलाकों में बाढ़ का कारण बन सकता है। 1950 में असम में आए भूकंप से ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। समुद्री इलाकों में आया भूकंप समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें पैदा करता है, जिससे जहाजों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। साथ ही ये लहरें कई बार सुनामी का रूप ले लेती है और तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाती है। सुनामी का विकराल रूप 2004 में हिंद महासागर में अपना विनाशकारी तांडव दिखा चुका है। भूकंप के कारण सड़कें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और यातायात अवरुद्ध होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन भूकंप के कारण काफी बढ़ जाता है। शहरी इलाकों में कई बार भूकंप के कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाती है और अचानक से आए भूकंप के कारण आग लगने का खतरा भी होता है। भूकंप से होने वाले लाभों की अगर अब बात की जाए तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भूकंप के लाभ। आपने विनाशकारी विकराल तबाही मचाने वाले भूकंप के बारे में और उसके दुष्परिणामों के बारे में जाना, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भूकंप से लाभ भी हो सकते हैं? जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं भूकंप से होने वाले कुछ लाभों के बारे में। भूकंप का सबसे पहला लाभ, भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त होना। भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की क्रिया से मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और ये कृषि के नजरिए से बेहद जरूरी है। भूकंप के कारण भूपटल पर्वत, पठार, घाटियां आदि का निर्माण होता है।
समुद्र तटीय भागों में भूकंप गहरी खाड़ियों का निर्माण करते हैं, जो अच्छे सुरक्षित बंदरगाह के निर्माण में सहायक है। भूकंप के कारण बहुत सारे जलमग्न भाग समुद्र से बाहर आ जाते हैं और नए स्थलीय भाग इंसान को मिलते हैं। भूकंपों के कारण बनी बड़ी बड़ी दरारें खनिज पदार्थ को बाहर लाने और उनका पता लगाने में मदद करती हैं। साथ ही ये दरारें धरती के जल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती है। भूकंप के कारण भूस्खलन होता है, जो नई नई झीलों का निर्माण करता है। झटके और भूमि का फटना। भूकंप का पहला प्रभाव है धरती का हिलना। धरती में कंपन होने से भूमि का फटना भूकंप का सबसे पहला प्रभाव है। ये प्रभाव सबसे घातक हो सकता है क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों और ऊंचे पेड़ों के गिरने से खतरा इस दौरान सबसे ज्यादा होता है। भूकंप की तरंगों से उत्पन्न इस प्रभाव को तरंग मीटर पर मापा जाता है। भूमि के फटने से इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बांधों, पुल और परमाणु शक्ति स्टेशंस के लिए भारी खतरा पैदा हो सकता है। और अब जानते हैं भूस्खलन और हिमस्खलन के बारे में। भूकंप के झटकों से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के कारण हिमस्खलन होने का खतरा बना रहता है। भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों की वजह से जनधन की भारी हानि हो सकती है। भूस्खलन होने से शहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भंग होने का खतरा भी बना रहता है। भूस्खलन की वजह से इलेक्ट्रिक पोल और ट्रांसफार्मर में बड़े विस्फोट होने का खतरा भी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मकान गिरने पर और पशु पक्षियों के अलावा इंसानों के मारे जाने की घटनाएं भी हिमस्खलन के दौरान दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं मिट्टी के द्रवीकरण की। ये मिट्टी की परिस्थिति है जिसमें मिट्टी ना शुष्क रहती है ना पूर्ण रूप से तरल रहती है। इसे आप दलदली परिस्थिति कह सकते हैं। जब भूकंप के कारण मिट्टी का द्रवीकरण हो जाता है तो ऊंची इमारत और बांधों जैसी विशाल संरचनाओं के हिलने का खतरा पैदा हो जाता है और ये एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। सुनामी के बारे में बात करें तो साल 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण सुनामी का खतरा पैदा हो गया था। तापमान में अधिक बढ़ोतरी के कारण जब तरंगे धरती के अंदर दौड़ने लगती है तो एनर्जी के बाहर आने के प्रयास में भयानक भूकंप और सुनामी का कारण बन जाती है। भूकंप से बाढ़ का भी खतरा होता है। कई बार ये एनर्जी जलमार्गों से बाहर आती है, तो ऐसे में भूकंप के कारण बेमौसम बाढ़ आने के खतरे बढ़ जाते हैं। वहीं अति तीव्रता वाले भूकंप पुलों और बांधों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, जिसके बाद बाढ़ का खतरा निकटवर्ती क्षेत्रों में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मानव पर भूकंप का प्रभाव बेहद बुरा पड़ता है। भूकंप के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और सड़कें, पुल, इमारतें, पेड़ पौधे सभी धराशायी हो सकते हैं। भूकंप के कारण कई बार भारी जनहानि होती है। लगातार भूकंप किसी भी क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को डगमगा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भूकंप कभी भी प्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसका अनुमान लगाया जा सकता है? तो बात ऐसी है कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो बिना किसी पूर्व सूचना के विनाशकारी रूप में एकदम से सामने आ जाती है। बिना चेतावनी के ये भयंकर और अपनी पूरी शक्ति के साथ जान और माल की तबाही करने में सक्षम है। जमीन का इस तरह से अचानक हिल जाना गतिशील स्थल मंडलीय मतलब मूविंग लिथोस्फेरिक प्लेटों के दबाव के मुक्त होने की वजह से संभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने भूकंप को लेकर के भविष्यवाणी करने की इच्छा कई तरह की युक्तियां जुटाई है और कई तरह के यंत्र भी इजाद किए हैं जो भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भूकंप को सही प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन ही है। यहाँ पर हम आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि पृथ्वी 7 बड़ी परतों से बनी हुई है। इन सभी प्लेटों की मोटाई लगभग 50 मील से ज्यादा है। तो प्रकृति के साथ लगातार छेड़खानी और लगातार निर्माण के साथ साथ बढ़ती आबादी का दबाव कहीं न कहीं भूकंप को न्योता देता है। बहुमंजिला इमारत, कारखानों की बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्य भारत को लगातार भूकंप के खतरे में डाल रहे हैं। हालात तो यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि एक समय था जब भारत में भूकंप ना के बराबर आते थे, जबकि पिछले 15 सालों में देश में लगातार भूकंप आ रहे हैं
जिनमें अब तक के 10 बड़े भूकंप भी शामिल हैं। इन भूकंपों की भयावहता इसी से समझ में आ सकती है कि इन्होंने अलग अलग समय में लगभग 20,000 लोगों की जान ली है। भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र को देखने पर हम पाते हैं कि मौजूदा हालात में हिंदुस्तान की जमीन का 59 यानी कि 59% हिस्सा सामान्य से गंभीर भूकंपीय खतरों की रेंज में आता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत MS की तीव्रता 7 और उससे ज्यादा के भूकंप आने के चांस लगभग 60% है। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप के प्रति सेंसिटिव इलाका हिमालय क्षेत्र है, जहां 8.0 की तीव्रता वाले बड़े भूकंप आने के आसार सबसे ज्यादा है। रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 50 सालों में ऐसे 4 बड़े भूकंप इन इलाकों में आ चुके हैं। आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र में एक बड़े शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आने की चेतावनी दी है। संभावना जताई है कि विनाशकारी भूकंप होगा, जिसके कारण करोड़ों जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो क्या किया जाए जब आपका सामना भूकंप जैसी त्रासदी से हो? आइए जानते हैं। भूकंप कब कहां कैसे आ जाए, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। भूकंप आने पर सबसे पहले शांति बनाए रखें और अपने दिमाग को स्थिर रखें। घबराना नहीं है और टीवी, रेडियो या अन्य संचार के माध्यमों पर आने वाली सूचनाओं को सुनें और उनका पालन करने की कोशिश करें। भूकंप के कारण नदियों और समुद्रों की लहरों में भीषण तूफान आ सकता है। ऐसे में अगर आप समुद्र तट या नदी के किनारे मौजूद हैं तो वहां से तुरंत हट जाएं। जब भी कहीं भूकंप का झटका आता है तो ये बहुत पॉसिबल है कि दूसरा झटका भी आएगा। ऐसे में अपने दिलो दिमाग को आने वाले दूसरे झटकों के प्रति तैयार रखें और सावधानी बरतें। भूकंप की सिचुएशन में गैस, पानी, बिजली के सभी स्विच और सप्लाई बंद रखें। साथ ही किसी भी तरह का नशा, विशेषकर सिगरेट न पिए, आग ना जलाए, लाइटर का उपयोग न करें, किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन न करें तथा गैस रेगुलेटर को बंद कर दें। अगर भूकंप रात में आया है तो आपको रोशनी की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप टॉर्च का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भूकंप के दौरान राहत और बचाव कार्य में लगे हैं तो चोटिल लोगों को कम से कम हिलाएं। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी न हो उन्हें एक जगह पर रहने दें। बिजली के तारों से दूर रहे और अगर भूकंप के झटके से आपके आसपास इलेक्ट्रिसिटी पोल गिर चुका है या तार टूट चुके हैं तो इनसे दूरी बनाकर संबंधित विभाग को सूचित करें। भूकंप के दौरान राहत और बचाव कार्य कर रहे लोग फर्स्ट एड किट अपने साथ रखें, जिनमें बेसिक दवाइयां रखी हो। क्षतिग्रस्त इमारतों, बिल्डिंग और घरों से दूर रहें। कोशिश करें कि भूकंप के दौरान डैमेज हुई सिविल कंस्ट्रक्शन से जितना हो सके दूर रहें। भूकंप के दौरान आपकी आपातकालीन किट में बैटरी चलित टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, रेडियो, प्राथमिक सहायता किट, आपातकालीन खाद्य सामग्री, पीने का पानी, वाटरप्रूफ कंटेनर में मोमबत्तियां और माचिस, चाकू, क्लोरीन की गोलियां तथा पाउडर युक्त वाटर प्यूरिफायर, केन ओपनर, अनिवार्य दवाइयां, मोटी रस्सी और डोरियां और मजबूत जूते होने ही चाहिए। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। आधुनिक विज्ञान के जरिए वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी परिधि प्रशांत भूकंपीय पेटी प्रशांत महासागर के किनारे है। धरती के इन इलाकों में पूरी दुनिया में आने वाले भूकंप के 81% भूकंप आते हैं। इन्हें रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये पेटी विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है, जहां समुद्री क्रस्ट की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे डूबी हुई है। इन्हीं सबडक्शन जोन में भूकंप प्लेटों के बीच फिसलन और प्लेटों के भीतर घर्षण और टकराव से भूकंप आते हैं। विश्व में भूकंप में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो एल्पाइड भूकंप बेल्ट यानी कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट का नाम प्रमुखता से आता है। जावा से सुमात्रा तक हिमालय, भूमध्य सागर और अटलांटिक में फैली पर्वत श्रृंखलाएं भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है। दुनिया के सबसे बड़े भूकंपों में से 17% भूकंप इसी इलाके में आते हैं, जो बेहद विकराल होते हैं। इसी क्रम में मध्य अटलांटिक क्षेत्र भी जलमग्न होने के बावजूद भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में 2 टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग प्रभाव पैदा करती है और विनाशकारी भूकंप का कारण बनती है। मध्य अटलांटिक रिज का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और यहाँ इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन ही है।
अगर भारत में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले हिमालय के पहाड़ी इलाकों का नाम आता है, जो देश में भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित है। वैसे भारत में अब तक आए भूकंप के रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद पूरे देश को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत के 4 भूकंपीय क्षेत्र 2, 3, 4 और 5 है। अब कई लोग ये सवाल कर सकते हैं कि किस क्रम में एक नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि पहले भूकंप क्षेत्रों को गंभीरता के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS ने पहले 2 क्षेत्रों को एक साथ मिला दिया और देश में भूकंपीय क्षेत्रों की संख्या 4 में विभाजित की गई। भूकंप खतरे और नक्शे पर इसके इंडिकेशन के अलावा आने वाले दिनों में भूकंप से जुड़ी तमाम जानकारियां देने के लिए BIS एक आधिकारिक एजेंसी है जो लगातार चारों भूकंप क्षेत्रों पर नजर रख कर के आंकड़े इकट्ठे करने का काम करती है और भूकंप को लेकर के भविष्यवाणियां करती हैं। आइए अब आगे जानते हैं भूकंप क्षेत्रों के बारे में विस्तार से। भूकंपीय जोन 2 ये भूकंप से प्रभावित होने वाले वे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही हल्की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं और अधिकांश मौकों पर वे विनाशकारी नहीं होते हैं। उनसे होने वाली क्षति बहुत ही कम होती है। क्षेत्रों में भूकंप के आने की पुनरावृत्ति भी बहुत ही कम होती है। भूकंपीय जोन 3 इन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मध्यम तीव्रता वाले भूकंप देखे गए हैं और इनसे जान माल का खतरा बना रहता है। हालांकि इन क्षेत्रों में भी भूकंप से होने वाली क्षति का प्रतिशत कम ही रहता है। MM पैमाने की तीव्रता की बात करें तो इन क्षेत्रों में बहुत ही कम तीव्रता वाले भूकंप नोट किए गए हैं। भूकंपीय जोन 4 MM पैमाने की तीव्रता के आंकड़े इन भूकंप जोन में बेहद डरावने दर्ज किए गए हैं। ये जान माल की ज्यादा क्षति और नुकसान वाले एरिया है। यहाँ भूकंप बेहद ही विनाशकारी हो सकते हैं। भूकंपीय जोन 5 यह क्षेत्र सर्वाधिक सक्रिय है। भूकंपीय जोन 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विनाशकारी और तबाही मचाने वाले भूकंप आते हैं। इन क्षेत्रों में 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप रिक्टर पैमाने पर दर्ज किए गए हैं। आइए अब आपको अब तक आए दुनिया के 10 सबसे विनाशकारी भूकंपों के बारे में बताते हैं। दुनिया के सबसे विनाशकारी 10 भूकंपों में पहला नंबर आता है साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में रिक्टर पैमाने के अनुसार 8.1 तीव्रता का भूकंप आया। अति संवेदनशील और विनाशकारी भूकंप में लगभग 8,000 लोगों की जान जा चुकी थी। वहीं जानमाल का भारी नुकसान हुआ, साथ ही 2,000 लोग घायल हो गए। यही नहीं, इस भूकंप से सबसे ज्यादा विनाश नेपाल में हुआ। लेकिन इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि नेपाल से लगे पड़ोसी देशों जैसे कि भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। एक और विनाशकारी भूकंप 11 अप्रैल 2012 को सुमात्रा, इंडोनेशिया में आया। लेकिन गनीमत ये रही कि इसकी तीव्रता रिक्टर 8.6 होने के बावजूद भी ये ज्यादा तबाही नहीं मचा सका, क्योंकि ये भूकंप जमीन के काफी निचले हिस्से में आया था और इसी वजह से इसकी तीव्रता का विनाशक रूप धरती की ऊपरी सतह पर महसूस नहीं किया गया। आगे जापान को भूकंप का देश कहा ही जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप इसी देश में आते हैं। 11 मार्च 2011 को एक बार फिर से जापान भूकंप के कंपन से हिल गया, लेकिन इस बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर 9 मापी गई। इस विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई और समुद्र में सुनामी आ गई। सुनामी ने 3 लाख से ज्यादा इमारतों को अपने अंदर समा लिया और जापान के अधिकांश बड़े शहरों की लगभग 4,000 सड़कें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। खतरनाक भूकंप ने लगभग 16,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। आगे 27 फरवरी 2010 की बात करें तो जब दुनिया के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक बायो चिली में आया। 8.8 रिक्टर रेटिंग वाला ये भूकंप बायो चिली की 80% आबादी को हिलाकर चला गया। रिक्टर पैमाने पर सर्वाधिक रेटिंग में आने वाले इस भूकंप ने
चिली के आसपास के देशों को भी हिला दिया और इसके झटके पड़ोसी देशों ने भी महसूस किए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2010 को आए भूकंप ने, जिसका नाम हैती है, इसने तीव्रता रिक्टर 7 के साथ हिलाकर रख दिया। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी पोर्टो ओ प्रिंस में हुई। एक के बाद एक भूकंप के कुल 52 झटके महसूस किए गए और 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान इन सभी झटकों के दौरान जा चुकी थी। ये भूकंप इस देश के लिए भारी तबाही का सबब बना। इमारतें चकनाचूर हो चुकी थी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और भूकंप के आखिरी झटके के बाद पूरे देश में मातम पसरा हुआ था। वहां यहाँ वहां सिर्फ मलबा ही मलबा और मलबे के नीचे दबी हुई लाशें नजर आ रही थी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी 8 अक्टूबर 2005 को आए एक विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान के क्वेटा में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर 7.6 थी। इस भूकंप में लगभग 75,000 से ज्यादा लोगों की जान गई और इस दौरान 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान के क्वेटा में आए विनाशकारी भूकंप ने एक झटके में 2,80,000 लोगों को दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। और भारत में अगर सबसे विनाशकारी भूकंप की बात की जाए तो 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण भारत में आया एक भूकंप इस क्रम में सबसे पहला कहा जा सकता है। तीव्रता रिक्टर 9.2। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप ने कितनी तबाही मचाई होगी। भूकंप के बाद आई सुनामी ने हजारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों को बेघर कर दिया। वैसे ऐसा ही एक विनाशकारी भूकंप 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात राज्य के भुज में आया। रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता वाले इस भूकंप ने कुछ ही पलों में कच्छ और भुज को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 लाख मकानों के मलबे के नीचे दोनों शहरों के लोगों के सपने चकनाचूर हो गए। दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले भूकंप में 27 मार्च 1964 को अलास्का, अमेरिका में आए भूकंप को सदा एक बुरे सपने के रूप में याद किया जाएगा। 4 मिनट 38 सेकंड तक तीव्रता रिक्टर 9.2 के भूकंप के झटके अलास्का में भारी तबाही मचा गए। विनाशकारी भूकंप की इस फहरिस्त में 22 मई 1960 को वाल्डिविया, चिली में आए भूकंप का नाम भी शामिल है। रिक्टर पैमाने पर 9.5 तीव्रता वाले इस भूकंप ने चिली के साथ साथ हवाई, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी हिला दिया था और इन देशों में भी भारी तबाही मचाई थी। भूकंप के कारण अति विकराल सुनामी की लहरों ने चिली के वाल्डिविया शहर को खंडरों के शहर में तब्दील कर दिया। भूकंप प्राकृतिक घटना है और उसका सही अनुमान लगा पाना आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि भूकंप को लेकर के आंकड़े जुटाए जा सके और भविष्यवाणियां की जा सके। इसी क्रम में विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए EREC लगातार प्रयासरत है। इसके वैज्ञानिक लगातार अध्ययनों से जानकारी जुटाने का काम करते हैं और भूकंप को लेकर के भविष्यवाणियां करने का काम करते हैं। इनके द्वारा दिए गए इनपुट आपदा प्रबंधन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं और साथ ही भूकंप से होने वाले जनधन की हानि को रोकने में मदद कर रहे हैं। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें देश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंप की संभावना और जोखिम को लेकर के अध्ययन करना और अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार भूकंप की संभावना पर भविष्यवाणियां करना शामिल है। संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंप के जोखिम मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करना, भूकंप जोखिम को कम करने के लिए और भूकंप के विनाशकारी प्रभावों से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना। इसके अलावा भी कुछ और संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नोएडा ने उच्च भूकंपीय जोन 3, 4 एवं 5 में स्थित 30 शहरों में भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन शुरू किया है ताकि होने वाले संभावित विनाश से बचा जा सके। ये संस्थान सिस्मोटेक्टोनिक से संबंधित डेटा का उपयोग करके शहरों की पहचान, भू आकृति विज्ञान,
भूविज्ञान और भू तकनीकी रूपरेखा तैयार करता है। साथ ही ये बेस मैप के आधार पर बहुविषयक नक्शे तैयार करके डेटाबेस बनाता है। इस डेटाबेस के आधार पर हर शहर का एक अलग भूकंप रोधी प्लान तैयार किया जाता है। इसके अलावा हर शहर के लिए भूकंप आने का समय, भूकंप के खतरे और भूकंप की तीव्रता का अनुमान भी लगाया जाता है। भूकंप जोखिम मूल्यांकन और जागरूकता बनाने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसियों को तकनीकी सहायता देने का काम भी संस्थाएं कर रही है। साथ ही राज्यों को भूकंप संबंधित तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है। इन संस्थाओं के अगले कदम के रूप में नक्शों में माइक्रोजोनेशन के लिए भविष्य की योजना फिलहाल प्रगति पर है। नक्शों का बनाया जाना खतरे का अंदाजा लगाने के यंत्र और भविष्य में भूकंप के खतरों से आम जनता को अवगत कराने के टारगेट के साथ इन संस्थाओं ने लगभग इन्हीं सब कामों के लिए 105 करोड़ रुपए का बजट सरकार से आवंटित करवाया है। आज का युग विज्ञान का युग है और ऐसे में कुछ भी असंभव नहीं है। भूकंप को लेकर के सटीक जानकारियां भले ही आज भी हम नहीं दे पा रहे हो, लेकिन फिर भी हम इस क्षेत्र में काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। एक लंबा सफर है जो आगे और तय किया जाना है, क्योंकि इससे पहले तो हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के असामान्य व्यवहार को देख करके भूकंप का अंदाजा लगा लिया करते थे, जो कभी सही होता था तो कभी बिल्कुल गलत। विज्ञान की मदद से हालात तेजी से बदल रहे हैं। तो क्या आप भूकंप के सामान्य लक्षणों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताते हैं कि भूकंप के शुरुआती लक्षण क्या है। ब्रह्मांड में हर समय गतिविधियां चलती रहती हैं। तारे, सितारे, ग्रह, उपग्रह अपनी चलायमान गति के साथ गतिशील है और ऐसा ही कुछ धरती के अंदर भी चल रहा है। हम भूकंप को तभी महसूस करते हैं जब वो धरती के ऊपरी परत तक आ जाए, लेकिन लगभग हर रोज धरती के अंदर इस तरह की गतिविधियां होती रहती है जो ऊपरी सतह तक नहीं आती। तो वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दुनिया में एक साल में लगभग 5 लाख से अधिक भूकंप आते हैं, लेकिन इन 5 लाख भूकंपों में से हमें कुछ 100 भूकंपों के बारे में ही जानकारियां हैं। धरती के अंदर की हलचल या धरती के अंदर स्टोर एनर्जी जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बाहरी सतह पर आए, तो वो इंसान को भूकंप के रूप में महसूस होती है, और ऐसा 5 लाख बार नहीं होता। विज्ञान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भूकंप का सही अनुमान लगाना और भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन ही है। बाढ़, सूखा, भूस्खलन, बिजली गिरना, ओले गिरना, सुनामी, तूफान, ज्वालामुखी का फटना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के साथ साथ भूकंप भी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो आज भी इंसानी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक घटनाओं में से एक भूकंप की भविष्यवाणी करना कठिन जरूर है, लेकिन लगातार हो रहे अध्ययनों से 2 विधियां इजाद की गई हैं। पहली है भौतिक परिवर्तनों का मापन, जो भूकंप आने की ठीक पहले दर्ज किए जाते हैं, और दूसरा है भूकंप के इतिहास के आधार पर भी भविष्यवाणियां की जाती है। अब बात करते हैं भूकंप से पहले होने वाले कुछ भौतिक परिवर्तनों के बारे में। पी तरंग वेग यानी छोटे छोटे भूकंप पी तरंगों के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, जो भूकंप लेखी द्वारा मापे जाते हैं। बड़े भूकंप आने से पहले ये बैग एकदम सामान्य हो जाते हैं। भूमि उत्थान, भूकंप से पहले धीमी गति से चट्टानें खिसकने पर उनमें दरारें पड़ जाती हैं और इन दरारों के जरिए पानी जमीन के अंदर उतरने लगता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये पानी चट्टानों के नीचे जैक की भांति काम करता है और चट्टानों को ऊपर उठा देता है। ये साफ इंडिकेशन है कि बड़े भूकंप से पहले भूमि गुंबदाकार आकृति में फूल जाती है अथवा ऊपर उठी हुई नजर आती है। ये परिवर्तन दाब खादीता या डायलेटेंसी कहलाता है। रेडन निकास यानी कि रेडन गैस का स्राव बड़े भूकंप के पहले बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रेडन गैस के निकासी से भूकंप के आने की चेतावनी मिलती है। पशुओं का व्यवहार, भूकंप के आने से पहले जीव जंतु असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। विशेष तौर पर धरती के अंदर बिलों में रहने वाले जीव जंतु जैसे चींटियां, दीमक, ये सब अपने बिलों में छुपने की बजाय यहाँ वहां भागने लगते हैं और चिड़िया असामान्य रूप से जोर जोर से चहचहाने लगती है।
ऐसा कहा जाता है कि भूकंप आने के कुछ समय पहले कुत्ते एक अजीबोगरीब तरीके से भौंकने या यूं कहें कि रोने लगते हैं। हम आपको जब से भूकंप के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तब से आप कंपन और तरंगे इन सारे शब्दों को बार बार सुन रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि भूकंप की तरंगे आखिर है क्या? भूकंप के दौरान पृथ्वी के स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में ऊर्जा उत्सर्जन होता है। यही एनर्जी बाहर निकलने के प्रयास में अलग अलग तरंगों का निर्माण करती है। भूकंपीय तरंगे, जिन्हें सेस्मिक वेव्स भी कहा जाता है, 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप केंद्र से उत्पन्न होने वाली 3 प्रकार की तरंगों में सबसे पहली है पी तरंगे, यानी कि पी वेव्स, जिन्हें प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ध्वनि तरंगों की तरह ही ये अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्योंकि इनमें संचरण यानी कि प्रोपोगेशन तथा कणों का दोलन एक सीध में होता है। तरंगों से दबाव पड़ता है, सो इन्हें दबाव वाली तरंगे यानी कि कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं। इन तरंगों की औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अधिक घनत्व वाली चट्टानों में इन तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। प्राथमिक तरंगे भूकंप अधिकेंद्र से ठीक अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग प्रति ध्रुवस्थ पर सिर्फ 21 मिनट में पहुंच सकती है। ये तरंगे भूकंप की अन्य सभी तरंगों में सबसे तेज गति वाली तरंगे हैं। इधर अंकों की सबसे बड़ी खूबी है कि एक ठोस, द्रव और गैस किसी भी माध्यम को पार कर सकती है। भूकंप से उत्पन्न होने वाली दूसरी तरंगों का नाम है एस तरंगे या एस वेव्स, जिन्हें गौण तरंगे अथवा सेकेंडरी वेव्स या अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। इन तरंगों की संचरण दिशा तथा कणों के दोलन की दिशा समकोण पर होती है और इन तरंगों की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है। तरल माध्यम से गुजरने के दौरान ये तरंगे अपना अस्तित्व खो देती है। भूकंप से उत्पन्न तीसरी तरंगे एल तरंगे या एल वेव्स कहलाती है। इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स का नाम भी दिया गया है। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजरने में सक्षम ये तरंगे केवल धरातल तक ही सीमित रहती है। लव वेव्स की गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भूकंप उन प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसकी शक्ति के आगे मानव कुछ भी नहीं है। इसके बारे में भविष्यवाणी करना लगभग मुश्किल है। फिर भी विज्ञान ने कुछ ऐसे यंत्र और आंकड़े इजाद कर लिए हैं जिसकी वजह से भूकंप आने से पहले ही उसके बारे में जानकारी दी जा सके। उम्मीद है हमारी इस पेशकश में आप भूकंप के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। भूकंप का मतलब भूकंप आने की वजह से, भूकंप खिलाफ, भूकंप की हानियां और दुनिया में अब तक भूकंप से हुई तबाही के बारे में हम आपको तमाम जानकारियां मुहैया करा चुके हैं।